ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में मोस्टली जो होता है कि अगर फिजिक्स है क्या चीज, ये बात अगर समझना चाहते हो तो फिजिकल चीजें जो भी आसपास में हो रही है, यानी कि सुबह तुम उठते हो, उठने से लेके सोने तक जितने भी चीजें हैं सब किसी न किसी प्रिंसिपल से गवर्नड है, सारे के सारे फिजिकल वर्क। ठीक है, अगर हम उठ रहे हैं, उठ के चलना शुरू किए तो चल रहे हैं, तो उसमें भी फिजिकल कुछ हो रहा है। तो उसके पीछे भी रीजन है कि हम वैसा क्यों कर पा रहे हैं। किसी सरफेस पर हम आराम से चल लेते हैं, वही अगर आइस हो या फिर स्लिपरी सरफेस हो तो हम उस पर अच्छा आराम से चल नहीं पाते हैं। पंखा चला रहे हैं या बल्ब जला रहे हैं, तो उसमें भी अगर हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो बल्ब जल जा रहा है, तुरंत पंखा चलने लग रहा है। तो इन सब चीज के पीछे क्या रीजन है, क्यों हुआ, यानी कि धीरे धीरे सब में इम्प्रूवमेंट हुआ है, एक बार में ऐसा कोई चीज नहीं आया है। ठीक है, तो वही फिजिक्स जो है, फिजिकल चीजें का जो भी रीडिंग होता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं। ब्रांच ऑफ साइंस का एक ब्रांच है जिसमें जो भी फिजिकल चीजें एटमॉस्फेयर में हो रही है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा चीज कि फिजिक्स में कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि हम इन्वेंशन कर दिए, नया चीज का इन्वेंट कर दिए। ठीक है, फिजिक्स हमेशा क्या होगा कि फिजिक्स हमेशा जो पहले से नेचर में लॉज मौजूद है, यानी कि वैसा चीजें हो रही है, उन सब चीजों को ही लॉ दिया गया है। ठीक है, नहीं ऑब्जर्व करके उसे हम अपने वर्ड में हम लोगों ने बताया है। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। मान लेते हैं दो लोग बैठ के चेस खेल रहे हैं और हमें चेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो हम अगर देखेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, बताओ। शुरू शुरू में अगर तुम ऑब्जर्व करना चाहते हो तो क्या करोगे? मूव्स। मूव्स को देखेंगे हम। तो मूव्स देखेंगे तो हमें दिखता है कि सैनिक सीधा सीधा चलता है। ठीक है, तो वैसा देख के हम यही पहला आइडिया लगाएंगे कि सब ऐसे ही चल रहा हो। लेकिन फिर हाथी जल देखेंगे तो अलग चलता है, ऊंट देखेंगे अलग चलता है। तो सबका देख देख कर हमें धीरे 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 बहुत बार हो सकता है गलत आइडिया लगा हो कि गलत चाल चल रहे। ठीक है, यानी कि बहुत इसका हल्ला हो रहा है। ठीक है, बहुत बार अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि बहुत बार मूव्स जो हैं, जो भी चल रहा है, तो हम अपना जो प्रिडिक्शन करे होंगे उसमें बहुत बार गलत भी किए होंगे, बहुत बार सही भी किए होंगे। सबसे ज्यादा मुश्किल घोड़े में लगता है, ढाई घर चलना होता है, एक दो सीधा फिर टेढ़ा। तो वो सब चीजें हम ऑब्जर्व करे होंगे। तो वैसे ही फिजिक्स में क्या होता है कि बहुत सदियों से ऑब्जर्वेशन करते 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 लोग नियम बनाते गए, नियम बनाते गए, और आज के डेट में जो सही लगता है सबको वही चीज हम लोग पढ़ते हैं। तो हमने बोला है कि फिजिक्स में अभी डिस्कवरी कुछ नहीं कर, इन्वेंशन नहीं होता है, जो भी होता है पहले से मौजूद होता है, नहीं डिस्कवर किया जाता है। तो जब डिस्कवरी हो जाता है तो किसी भी नियम को हम लोग को किसी न किसी शब्दों में उसे लिखना पड़ेगा, ताकि बाकी सामने वाले लोग भी आसानी से समझ पाए। ठीक है, तो वो समझने के लिए, यानी कि फिजिक्स के लैंग्वेज को समझने के लिए हम लोग मैथ्स का थोड़ा बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो जो सॉरी, मैथ्स हम लोग यूज करते हैं तो उसमें जो बेसिक बेसिक मैथ्स हम लोग यूज करते हैं उसे ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मैथमेटिकल टूल्स में। यानी बेसिक टाइप के मैथ्स जो हमारे फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट तक यूज होते रहेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। यानी कि अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, जैसे कि तुम किसी आदमी के बारे में ही रीड करना चाहते हो, तो उसका लैंग्वेज अगर नहीं पता होगा तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। वैसे ही फिजिक्स है, तो फिजिक्स को समझने के लिए, लिखने के लिए, इजिली कैलकुलेट करने के लिए कोई सा भी लॉ, हमें थोड़ा बहुत मैथ पता होना चाहिए। ठीक है, तो वही जो थोड़ा बहुत मैथ हमें लिखना है, सीखना है, तो वो चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके नेक्स्ट चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन है। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो यूज होंगी तो उसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होता है।
उसके बाद मेन फिजिक्स लिनियर, जो हमारा लिनियर मोशन है उससे शुरू होता है। ठीक है, तो पहला लेक्चर है, इसलिए हम एक बार और भी बोल देते हैं कि फिजिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और अगर तुम शुरू से फर्स्ट डे से लगातार एक एक चीज को कंप्लीट करते गए तो इसमें दोबारा रिवीजन करने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। थ्योरी पार्ट क्वेश्चन जितना बना सकते हो बनाओ, लेकिन थ्योरेटिकली सब कुछ आगे एडअप होते जाएगा। यानी कि अभी पढ़ोगे और नेक्स्ट क्लास में यूज होगा, एक चैप्टर में पढ़ोगे और नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगा, ऐसे ही वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसका ये मेरिट है कि अगर हम लगातार एक एक घंटा आधा आधा घंटा देख के भी इस चीज को कंप्लीट करते गए तो हमें बाद में बर्डन नहीं समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम छोड़ दें कि हाँ भाई बीच का दो चार छोड़ो बाद में कर लेंगे, एक चैप्टर पढ़ने पढ़ते हैं बाद में कर लेंगे, तो एक चैप्टर छोड़ने का मतलब पूरा चीज छूट जाएगा, क्योंकि सारा चीज लिंक होगा। हम हर साल बोलते हैं और हर साल बच्चा लोग गलती भी करता है बीच में छोड़ के, और लास्ट में पछताता भी है। ठीक है, तो पहला दिन है, बता दे रहे। अब दूसरों की गलती से सीख के अब खुद गलती मत करो। एक छोटा सा लाइफ है, उसमें भी खुद ही गलती करके सीखते रहेंगे तो क्या ही सीखेंगे, नए नए गलती करो। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे फिजिक्स जो है डिस्कवरीज के बारे में चर्चा होगा इसमें। तो उसको पढ़ने के लिए हम मैथमेटिकल टूल्स का सहारा लेते हैं, यानी कि कुछ मैथ्स पढ़ना होता है उसका सहारा लेते हैं। तो चीज हम लोग अब जैसे टूल्स की कर ही रहे हैं, तो टूल्स किसे कहते हैं? बोलो। हेलो, कोई भी बोलो। टूल्स, टूल्स क्या होता है? सिंपल से हम वर्ड का मतलब पूछ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा थोड़े पूछ ले रहे हैं। तो जो हम लोग के काम करने में हेल्प करता है या काम को इजी बनाता है। कह सकते हैं। कभी भी हम जैसे कि टूल्स वही यूज करते हैं, जैसे कि अगर हमें नट खोलना हो, हाथ से खोलने जाएंगे तो खुलेगा नहीं। ठीक है, वही अगर हम स्क्रू स्क्रू ड्राइवर ले ले उससे खोले तो खुल जाएगा। ठीक है, कील ठोकना है हमें दीवार में, हाथ से ठोकेंगे दिक्कत है, हथौड़े से ठोकेंगे हो जाएगा। ठीक है, तो टूल्स वही चीज होता है किसी भी वर्क में हमें सहायता करे। तो वैसे ही यहाँ पे हम वो टूल्स सीख रहे हैं जो कि फिजिक्स के लैंग्वेज को समझने में सहायता मिलेगा, तो लैंग्वेज सीखना जरूरी है। तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज और हम बोलेंगे कि यहाँ पे हम सीख तो जाएंगे मैथ्स, लेकिन इस बात का भी ध्यान हमेशा रखना होगा कि कौन सा टूल किस चीज में यूज होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग टूल्स के बारे में सीखेंगे, फिर हम उसका एप्लीकेशंस धीरे धीरे सीखेंगे हर चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि अगर हमें पेड़ काटने जाए और हमें हाथ में ब्लेड थमा दिया जाए, सेविंग वाला ब्लेड, कभी काट पाएंगे हम? नहीं काट पाएंगे। लेकिन वही थ्रेड काटना हो तो आराम से काट सकते हैं। पेड़ काटना हो तो ऑफकोर्स हमें कुल्हाड़ी लेके जाना पड़ेगा, या फिर आरी जो बोलते हैं। तो जो टूल्स बने हैं वो अपने स्पेशल स्पेशल वर्क के लिए है, और स्पेशल वर्क में हमें सहायता करें। तो मैथमेटिकल टूल्स में हम देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ने का मोटिवेशन यही है कि मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अगर हमें फिजिक्स सीखना है तो मैथमेटिक्स बेसिक आने चाहिए, जो चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बहुत चीजें इसमें तुम लोग 10th क्लास में भी पढ़े होगे। ठीक है, कुछ चीजें नया होंगी। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो चीज हम बता देते हैं। तो सॉरी, सबसे पहले फंक्शन हम जानेंगे कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन लिखते क्या है, इसका मतलब क्या है। फंक्शन में फिर इसी चीज से आगे मतलब इसी के ब्रांच होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब इसमें फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं।
ठीक है। लॉगरिथमिक, ठीक है, ये वाला चीज शायद मैथ्स में चलेगा। मैथ्स में भी अभी बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता है, उसमें लॉगरिथम पढ़ाया जाता है, तो वहां पे हो जाएगा, तो हम लोग छोड़ देंगे। इसके बाद डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, उसके बाद वेक्टर। ठीक है, पढ़े होगे कि हम लोग को इस सीक्वेंस में पढ़ना है इस चैप्टर में, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। बचपन में पढ़े होगे कि किसी भी क्वांटिटी जो होता है दो तरह का होता है, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो उसी में यहाँ पे हम वेक्टर क्वांटिटी कैसे रहता है, उसे हम वेक्टर कब समझेंगे, वेक्टर रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, वो सब चीजें हम लोग इसमें सीखते हैं। तो हमें ये सारे चीजें पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर, यानी कि मैथमेटिकल टूल्स में ये सारे चीज पढ़ना है कि पहले फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन मोस्टली मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, यानी कि ये मैथ्स में होगा, हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, बाकी अगर पूछोगे तो बता देंगे। फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर, वो सब चीजें नया चीज है अभी के लिए, जब पढ़ेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत ही आसान चीज हो जाएगी। तो शुरू करते हैं हम लोग फंक्शन से। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, सबसे पहले डिफिनेशन ही लिख देते हैं। इट इज रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएंट्स ठीक है, यहाँ पे अगर हम फंक्शन का डिफिनेशन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन का डिफिनेशन हम बोल रहे हैं कि हम लोग ये एक रिलेशनशिप जनरेट करता है जिसमें से एक जो होगा डिपेंडेंट होगा और एक जो होगा इंडिपेंडेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल समझने के लिए, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हम आटा पिसाने वाला मशीन है, ठीक, ये मशीन है, इस मशीन में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम इनपुट डालते हैं और इधर से हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, इनपुट हम लोग क्या डालते हैं बोलो, वीट इनपुट होता है, और आउटपुट क्या मिलता है, फ्लोर। आटा को यही बोलते हैं, ओ यू आर होता है ना। यस। ठीक है, फ्लोर यानी कि आटा मिलता है, यानी कि यहाँ पे हमें मशीन की अगर हम बात करें तो मशीन हमें क्या देता है, मशीन जो होगा कुछ फंक्शन करता है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो आटा है ये डिपेंडेबल है, यानी कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो वेरिएबल्स लेने हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। वीट जो है इंडिपेंडेंट है, ये जो मशीन है ये हमें फंक्शन का काम कर रहा है, यानी कि हम उसमें एक इंडिपेंडेंट चीज डालते हैं, यानी कि वीट डालते हैं तो हमें एक डिपेंडेंट चीज मिलता है, यानी कि फ्लोर मिल रहा है। तो मशीन जिस भी वर्क, जिस कोई ना कोई उसका फंक्शन होगा जिसपे वो वर्क कर, उसमें जाता है, घूमता है, उससे वो निकलता है, तो जो भी फंक्शन हो हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हमें दिख रहा है कि मशीन का एक कोई फंक्शन है जिसमें हम एक वेरिएबल डाल रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल हमें मिल रहा है। एक वेरिएबल क्या है, तो वी है, जो कि इंडिपेंडेंट, ये हमें क्या दिख रहा है कि इंडिपेंडेंट है, ये जो है डिपेंडेंट है, यानी कि अगर हम यहाँ वीट की जगह स्टोन डालेंगे तो हमें फ्लोर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो
आउटपुट है वो हमेशा हमारा इनपुट क्या होगा उस चीज पे डिपेंड करेगा। तो फंक्शन ऐसा ही होता है, फंक्शन में एक चीज होता है इनपुट और दूसरा चीज आउट होता है आउटपुट। जो इनपुट होता है इसे हम लोग बोलते हैं डोमेन। ठीक है, इन सब चीज पे हम ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं क्योंकि मैथ्स के टर्म है। इसे हम बोलते हैं रेंज। तो मैथ्स चैप्टर फंक्शन में तुम्हें बताया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी फंक्शन है तो हम लोग इसे मैथ्स की टर्म में कैसे लिखते हैं, किसी भी फंक्शन को अगर हमें लिखना होगा तो हम मैथ्स की टर्म में कैसे लिखेंगे। तो हम मैथ्स के टर्म में अगर हमें लिखना हो तो किसी भी फंक्शन को, जैसे कि कोई भी y है, ऐसे इक्वेशंस तुम लोग देखे होगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि y का वैल्यू जो है डिफरेंट डिफरेंट, x का वैल्यू हम पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमें डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। तो इसी चीज को अगर हमें फंक्शन के टर्म में लिखना होता है तो हम बोलते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ x। ठीक है, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फंक्शन ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है ये डिपेंडेंट है। ठीक है, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि हम यहाँ पे x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। दिख रहे हैं यहाँ पे, अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, बोलो। 5। 5। 1 पुट करेंगे तो 8। ठीक है, यानी कि x पे y डिपेंड कर रहा है। x जो होगा इंडिपेंडेंट है, हम अपने मन से कुछ भी रख ले रहे हैं, y उसके अकॉर्डिंग हमें मिल रहा है। क्लियर है इतना? यस सर। डोमेन अगर हम डिफिनेशन में कहना चाहें तो ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ, बस जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है, ये हमारे उतने काम का नहीं है। वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और रेंज जो है, अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पुट कर रहे हैं जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा तो भी जो भी पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगे वो हम बोलेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेंट वेरिएबल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ पॉसिबल ही हो, बहुत चीज होता है, बहुत ऐसा फंक्शंस होते हैं जिसमें बहुत चीज इन्फिनिटी नहीं होता है, बहुत चीज होता है कि नेल करना पड़ता है, इसलिए ऑल पॉसिबल वैल्यूज की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल होता है तो रेडियस के टर्म में हम क्या लिखते हैं बताओ। हम इसे लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ रेडियस है। एफ यानी कि एफ ऑफ आर कहने का मतलब जो एरिया है फंक्शन ऑफ रेडियस है, यानी कि रेडियस पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है ये तो हम जानते हैं, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यही आर जो है रेडियस है। अगर हम यहाँ देखें कि रेडियस का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो एरिया का हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे। तो ये चीज होता है हमारा फंक्शन है, ऐसा अगर कभी भी दिखना मिल जाए तो यहाँ से हमें समझना है कि इसको देखना है तो y इज फंक्शन ऑफ x, एरिया इज फंक्शन ऑफ r, यानी कि वो r पे डिपेंडेंट है। कभी कभी ऐसे भी मिल जाएगा कि y इज टू फंक्शन ऑफ x t और भी कुछ होगा। तो यहाँ पे अगर हमें दिख रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो y वैल्यू है ये x, यानी कि इसमें x डिस्प्लेसमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो x पे भी डिपेंड कर रहा है, t पे भी डिपेंड कर रहा है। जैसे कि एक इक्वेशन लिख देते हैं, ये साइन ओमेगा t प्लस के एक्स,
ओमेगा की और ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये फंक्शन टाइम पे भी डिपेंडेंट है, एक्स पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि ये हमें दिख रहा है कि ये चीज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, एक्स पे भी डिपेंडेंट है एंड टी पे यानी टाइम पे भी डिपेंडेंट है। तो हमें ये देख के बात समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज जो भी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इस इंडिपेंडेंट पे वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे y है x पे और t पे डिपेंडेंट है, x और t जो है इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एंड y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इतना बात में किसी को कोई दिक्कत फर्स्ट तो पूछ लो, बोलो। अरे हाँ कि ना? नो सर। ठीक है, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, बस बताते जाओ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉल ये ऐसा दे रखा है वी ऑफ आर। वी ऑफ आर यानी कि वॉल्यूम जो है आर का फंक्शन है, ये कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो इफ आर इज इक्वल टू 3 मीटर देन वॉल्यूम विल बी क्या, वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट होगा? ठीक है, प्रैक्टिस के लिए तो बस बता रहे हैं, वॉल्यूम निकालने तो तुम लोग को आता ही है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बी ऑफ आर 3 दे रखा है तो यहाँ पे हम 3 रख सकते हैं। 3 रखेंगे तो यानी कि इधर भी हमें इसकी जगह 3 रखना पड़ेगा, तो ये हमें कितना मिल जाएगा 36 पाई। क्लियर है? बोलो, नहीं बोलोगे तो क्लियर कैसे होगा कि समझ आ भी रहा है कि हवा में जा रहा है, ऊपर ऊपर बाउंस हो रहा है? यस सर। ठीक है, ऐसा ही एक फंक्शन दे रखा है, लेट्स से फोर्स है आर डिपेंडेंट है 2r-1 + 3 ऐसा दे रखा है। ये जो है हमारा फंक्शन है जो कि आर पे डिपेंडेंट पूछ सर रहा एक है बार कि स्क्रॉल अप करेंगे। कहाँ तक बोलो? सर ठीक है सर। हो गया? यस सर। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि कोई भी f जो है फंक्शन ऑफ r है 2r-1 + 3 है। बोल रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ f फॉर r इज इक्वल टू 0 to x+2 एंड f of 2। ठीक है, ये सारे हार्ड नहीं है, बस समझने के लिए हम ये सब चीजें बता रहे हैं, क्योंकि आगे हमें ऐसे फंक्शंस मिलेंगे तो देख के डरना नहीं है। हाँ ये तो हमें पता है कि ये होता है। पहला आ गया। यस सर 1। हाँ, r की जगह क्या पुट कर देंगे 0, यानी कि 2 × 0 - 1 + 3 होगा, 1 दिख रहा है डायरेक्टली। सेकेंड 5 आ रहा है। ये सब में नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? ठीक है, फटाफट सॉल्व करके बोलना चाहिए कि हाँ आ गया। यहाँ पे वो दे रखा है x+2, इसका मतलब क्या है कि जहां भी r है वहां पे हमें क्या पुट करना है, x+2। x+2 पुट कर देना है, -1 + 3। तो ये कितना हो जाएगा देखो ध्यान से बोलो, 1
2x टू plus Sir, एक्स 2x plus 5 यही आ रहा है। yes sir. ठीक है, अब लास्ट है, ये हमें r की जगह f(2) दे रखा है, ऐसा होगा ये, यानी कि ये फंक्शन। ठीक है, देख के डरना नहीं है, ये चीज फंक्शन का अंदर का फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथ्स में सारे चीज करने हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपली हम ये बता सर रहे हैं कि हाँ। तो समझाइए सर, समझ में नहीं आया ये चीज। कौन सा? सर ऊपर वाला फर्स्ट F0 इसे समझ में नहीं आया है सर। यहाँ पे एफ आर यानी कि फंक्शन ऑफ आर है, ये चीज दे रखा है। ठीक है, क्लियर है? यानी कि 2 इंटू आर माइनस 1 प्लस 3 है। अब बोल रहा है कि आर 0 2 इतना के लिए एफ का वैल्यू कितना होगा, यानी कि फर्स्ट केस में कह रहा है कि आर का वैल्यू हम क्या कर पुट कर दिए, यहाँ पे ध्यान से देखो, आर की जगह क्या पुट किए हैं, 0। तो इसमें भी आर की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। बोलो, अरे हाँ या ना तो बोलो, डाउट है तो। हेलो, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे 0 माइनस 1 कितना होगा, -1 -1 इंटू 2, -2 प्लस 3 1 आएगा। यस सर। वैसे ही सेकेंड में कह रहा है कि r की जगह हमें क्या पुट करना है, 2। तो r जहां जहां था वहां वहां 2 पुट कर दिए, सॉल्व कर लिए। क्लियर है अब? यस सर। ठीक है, लास्ट वाला कह रहा है कि r का वैल्यू कितना है, यानी कि ये कहने का मतलब है कि r इक्वल टू f(2) है। ठीक है, यानी कि r की जगह हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट किए हैं, f(2). ठीक है, यानी कि ये हमें कह रहा है कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है। तो ये ध्यान दो कि यहाँ पे हमने f(2) का वैल्यू फाइंड करके रखा है इस केस में, यानी कि हमें क्या कहना चाह रहा है कि f(5) फाइंड करके बताएं। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 5 माइनस 1 प्लस 3। क्लियर है? यानी कि कितना आ जाएगा, -11 5 माइनस 1 11 आ जाएगा, 11 8 3 11 यही आएगा। सबको क्लियर है? yes. यस सर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देते हैं, गलती नहीं करना है, फटाफट एकदम आंसर देना है। एफ एक्स जो डिफाइंड है फंक्शन ऑफ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और ये कह रहा है कि x² प्लस 3 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि फाइंड f(0), f(1), f(x²), f(x plus 1 and f(1). ऐसे इसको हम लोग पढ़ते हैं। F0 का वैल्यू सर 3 होगा, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद 4 होगा वैल्यू। हाँ 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, f(x²) का, Say x to the power 4 plus 3. हाँ x² रेज टू पावर x², जहां x था वहां x² पुट कर देना है बस, प्लस 3, यानी कि x रेज टू पावर 4 प्लस 3, x फिर प्लस उसके 1। बाद x² प्लस 4 प्लस 6x। ठीक है, ये होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, तो s² प्लस 4 प्लस 2x ना, 6x कैसे आएगा, 6x ये सर 2x So 2x 2x 4. होगा। हाँ, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस 1 प्लस 2x, तो 1 प्लस 3 यस सर। 4 हो गया। और सर लास्ट लास्ट वाला का 19।
ये एफ 1 ऑफ 9 एफ ऑफ 1 कह रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या रखने बोल रहा है, 4 4 पूछ रहा है, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 19 ना। Yes, sir. 9. ठीक है, ऐसा चीज रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नो सर। नो सर। तो हमें फंक्शन समझ में आया कि फंक्शन ऐसा हो सकता है। अब फंक्शन में बहुत तरह के फंक्शन है, यहाँ पे हमने जो ऊपर यूज करा है ये सारा जो है अलजेब्रिक फंक्शन हम बोलते हैं, कि एक्स स्क्वायर पाई आर स्क्वायर ये सब चीजें जो है अलजेब्रा के फॉर्म में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर वही साइन एक्स टेन एक्स ये सब चीजें आ जाए, साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो ऊपर वाले चीजें से हम लोग वाकिफ है, तो इसलिए उतना हम बस इंट्रोडक्शन देख लिए। इसके बाद देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले तो एंगल मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसमें सबसे पहला जो टॉपिक करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आते हैं वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले एंगल्स के बारे में बात करते हैं। थोड़ा बहुत इसके बारे में उम्मीद है कि जानकारी होगा, क्योंकि 10th क्लास में है ट्रिग्नोमेट्री, पढ़े हो ना, साइन थीटा कॉस यस थीटा। सर। ठीक है, जो रेशियोज को रिप्रेजेंट करता है। साइन थीटा किस चीज के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो सारी चीजें आएंगे। तो सबसे पहले हम एंगल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एंगल में हम लोग जानते हैं कि डिग्री होता है एक यूनिट। और रेडियन के बारे में पढ़े हो क्या कभी? अभी नहीं मिला होगा रेडियन। ठीक है, तो वही ठीक है। एंगल अगर हम बात करते हैं, एंगल एंड रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, रेडियन भी एक यूनिट है, डिग्री भी एक यूनिट है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है वो सब चीज देखेंगे, और एंगल क्या होगा वो चीज देखते हैं। ठीक है, तो एंगल्स हम तो जानते हैं कि कभी भी दो अगर लाइन्स हो, दो लाइन एक पॉइंट पे मिले हैं, और जैसे कि अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से ऐसे अगर हम दो लाइंस को मिलाते हैं तो यहाँ जो भी इन दोनों के बीच में फॉर्म कर रहा है इसे एंगल बोलते हैं, और एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम डिफिनेशन ये सब नहीं लिखाएंगे यहाँ पे, या थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। या इसका अगर रेडियस आर है तो इस पॉइंट को क्या नाम देंगे बोलो, ए टू बी अगर हम जाएंगे ये वाला लेंथ, तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्क बोलते हैं। यस सर। ठीक है, यस ये सर। आर्क होगा, ए से बी अगर हम देख रहे हैं तो आर्क है, रेडियस अगर आर है, तो यहाँ से हम लोग थीटा रेडियन में अगर लिखते हैं तो थीटा इक्वल टू बोलते हैं कि आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, यानी कि हम ए बी, आर्क है तो इसलिए ऐसा ऊपर चढ़ा दिया जाता है, ये बोल लेते हैं आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यहाँ पे ऊपर भी मीटर आएगा, नीचे भी मीटर आएगा, ओवरऑल यूनिट 0 आएगा। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि जो थीटा एंगल है, इस चीज का यूनिट मेजर करने के लिए, यानी कि कितना एंगल, तो इसे हम बोलते हैं कि इसका यूनिट जो होगा ये रेडियन होगा। ठीक है, रेडियन शॉर्ट में RAD बोलते हैं। अब सर्कल है, अगर हम यहाँ से जाके यहाँ आए तो फुल एंगल कितना मिलेगा, 2 पाई। लो सब चीज नहीं जानते, ठीक है, इतना बात क्लियर है।
तो यहाँ पे अगर हम थीटा कि कभी भी किसी को भी अगर हम एंगल लिखना चाहते हैं और ऐसा अगर दिख रहा है कि आर्क लेंथ अपॉन रेडियस है, तो उसे हम बोलते हैं कि ये एंगल है, ये एंगल है और इसका यूनिट जो है वो रेडियन है। लेकिन हम लोग पढ़े हैं, डिग्री में पढ़े हैं, तो डिग्री में क्या रिलेशन होगा उसे हम देखें। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। यहाँ पे अगर हम पूरा सर्कल की बात करते तो टोटल एंगल हमें 2 पाई मिलता और टोटल जो आर्क लेंथ मिलता है 2 पाई आर मिलता है, ऐसा ही मिलता है। ठीक है, तो एंगल हमें टोटल 2 पाई मिलेगा, तो इससे से हम लोग रिलेट करके बोलते हैं कि जो 2 पाई होगा वो 360 के बराबर होगा, यानी कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों में रिलेशन होता है, रेडियन में और डिग्री में। पाई का वैल्यू क्या होता है सबको पता है, 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, तो कहीं भी हम लोग पाई में लिखेंगे या फिर डिग्री में लिखेंगे तो पाई रेडियन को हम लोग यहाँ पे 180 डिग्री लिखेंगे, और ये वाला चीज यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि हमेशा पहले से पढ़ते हैं कि पाई बराबर 22/7 होता है। हाँ, हम यूज करते हैं उससे, इस यहाँ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। डायरेक्टली पाई को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम पाई इक्वल टू 180 डिग्री लेंगे, पाई बाई 2 90 डिग्री, 2 पाई यानी 360 डिग्री, यही चीज चलेगा। अगर हमें 1 डिग्री लिखना हो तो 1 डिग्री इक्वल टू, देखो ध्यान से, तो पाई बाई 180 दिख रहा है, दिख रहा है। 1 अगर रेडियन लिखना हो तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री मिल रहा है, पाई का वैल्यू 3.14 यूज करेंगे तो लगभग 57 डिग्री आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एंगल, दो लाइंस के बीच का जो भी चीज बन रहा है उसे हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, और यूनिट जो होता है, एक रेडियन होता है, एक डिग्री होता है एंगल का। रेडियन के लिए आर्क बाई आर्क लेंथ बाई रेडियस करते हैं, और डिग्री 180 डिग्री, ये सब चीज तुम लोग जानते हो। दोनों में रिलेशन याद रखना है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हम ये याद रहे ना रहे, लेकिन ये वाला चीज याद होना चाहिए हमेशा। अगर रात के 2:30 भी कोई उठा के पूछे तुमसे कि बताओ पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री, तो याद होना चाहिए कि 180 डिग्री। क्लियर है इतना? लो, सर 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री, ये भी लर्न करना है? नहीं, सिर्फ ये ऊपर वाला याद रखना है। ये सब चीज तो अपने यहाँ से निकाल सकते हो ना, ये हमारा जो भी चीज आएंगे इस वाले वैल्यू से हमारा काम चल जाएगा, यानी पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। सर ये 360, 1 रेडियन हाँ इक्वल्स टू 57 डिग्री, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा ना? हाँ, ये अप्रोक्सीमेट होगा, 3.14 रखेंगे तो ये ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा पॉइंट में। तो ये सब चीज हमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये वाला चीज। बाकी हम इससे जो भी दिया रहे हम निकाल तो सकते हैं ना, इसी से तो ये यस। भी निकाल सकते हैं। हाँ, तो एक चीज याद रखो, बाकी का ध्यान में रखो कि कैसे निकालना है। अभी तक जितना पढ़े सब समझ में आया या घुटना दर्द देने लगा? नहीं नहीं, समझ गया। समझ गया, ठीक है। घुटने में दर्द तो नहीं है? नहीं सर। सही सर। ठीक है। अच्छा, समझ रहे हो घुटने का दर्द का मतलब?
यस सर, क्या? बैठे बैठे पैर दर्द। ये थोड़े हम बोल रहे हैं, हम बचपन से सुनते आए हो ना कि दिमाग कहाँ है दिमाग अपना। घुटने में अच्छा, हाँ, घुटने पे। तो इसलिए घुटने में दर्द नहीं ना हो रहा है ज्यादा दिमाग लगाकर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट सॉल्व करके बताओ। कन्वर्ट 45 डिग्री इन रेडियन। पहला बोलो कितना होगा? Sir, pi by पाई 4. बाय 4। ठीक है, दिख रहा है कि पाई के लिए 180 है, पाई बाई 290, पाई बाई 4 होगा। इसके लिए पाई बाय 6। इसके लिए कितना एंगल हो जाएगा? पाई स्क्वायर 60 बाय डिग्री। पाई स्क्वायर क्या, पाई 180 है ना, तो 180 बाई 3 कितना होगा? 60 डिग्री। ये डिग्री में ना यस कन्वर्ट सर, करना है। ठीक है, क्लियर है सब? यस ठीक है, सब स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, तो आप लिख सकते हैं या फिर बुकलेट में दिया हुआ है, तो लिख ही देते हैं। जो मोस्टली यूज होते हैं, जैसे पाई बाई 3 यूज होगा, पाई बाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री, अभी ऊपर निकाले हैं। ठीक है, पाई बाई 6 इक्वल टू 30 डिग्री, पाई बाई 4 इक्वल टू 45 डिग्री, पाई बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, पाई 180, 2 पाई 360 डिग्री, 2 पाई बाई 3 तो 3 कितना पाई होगा बाई 2। बता? 2 पाई बाई 3 बोल रहे हैं, ये कितना होगा बताओ? 120 120। degree. 120 डिग्री। ठीक है, 5 पाई बाई 6, 150 डिग्री। 150 डिग्री। 150 डिग्री। ठीक है, 3 पाई बाई 2, 270। 270 डिग्री। ठीक है, बाकी कोई भी ऐसा 270। दिया रहेगा, ये सब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव एंगल का मेजरमेंट, कि पॉजिटिव कब लें, जैसे कि अभी तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जान रहे हैं, तो अभी एंगल के बारे में ही बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी चीजें, और उसमें हम एंगल पुट करेंगे। ठीक है, तो एंगल में हम पॉजिटिव कब लेंगे, निगेटिव कब लेंगे? तो हमेशा हमारे ऐसे जो एंगल होगा, ठीक है, ये मान लेते हैं हमेशा ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, हमेशा एंगल जो है इसी से मेजर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, नहीं हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हम यहाँ एक्स लिख रहे हैं, तो पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ही कभी भी एंगल को हमें मेजर करना है। ठीक है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम इसलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, तुम लोग ट्रायंगल बना बना के सॉल्व किए होगे 10th में, लेकिन यहाँ पे हम लोग आगे चल के देखेंगे कि वो जो है एक सर्कल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जो चारों कोऑर्डिनेट्स में घूम रहा होता है। तो फिलहाल यहीं पे देखो कि एंगल को पॉजिटिव कब मानना है। कभी भी एंगल का मेजरमेंट जो होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होगा, उसके बाद हो सकता है कि लाइन इधर की तरफ हो, यानी कि यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज।
या फिर लाइन इधर की तरफ हो, यहाँ से, यानी कि हम बोल रहे हैं कि इधर से ये मेजर कर रहे हैं, इसे हम ऊपर से भी मेजर कर सकते थे, नीचे से कर। तो हम अगर इधर से मेजर कर रहे हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अगर यहाँ पे दिख रहा है कि हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी एंगल मेजर होगा वो पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस से होगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव, याद रहेगा। बोलो। हेलो। यस सर। ठीक है, अब आते हैं 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल जो है इधर वाई एक्सिस इधर एक्स एक्सिस है, इस पे का अगर हम एक कोई भी पॉइंट ले रखे हैं यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये चीज हमें बन रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जा रहा है, तो ये एंगल थीटा बना रहा है। ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस हमें x दिख रहा है, ये डिस्टेंस y दिख रहा है, और ये हम मान ले रहे हैं इसका रेडियस r है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम r बोल सकते हैं कि हाइपोटेनियस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे चल के देखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो इक्वेशन ऑफ सर्कल देता है। ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन है, तो फिलहाल उस पर जोर नहीं डालना है, सिंपली हमें दिख रहा है क्या, एक ट्रेंगल, हमें एक ट्रेंगल ऐसा दिख रहा है। अगर हम इसे एंगल थीटा बोले हैं तो ये हमें परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये हमें बेस दिख रहा है, और ये हाइपोटेनियस दिख रहा है। ठीक है, अब हमें एक ट्रेंगल दिख रहा है, एक थीटा लिए हैं, तो उसके अनुसार परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस दिख रहा है। अब इन तीनों में हम कितने रेशियोज बना सकते हैं, बोलो। एक बना सकते हैं पी बाई एच, बना सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, एक बना सकते हैं बी बाई एच, एक बना सकते हैं और पी बाई P by बी। P. अब एक इसका उल्टा उल्टा कर सकते हैं, एच बाई पी, एच बाई बी एंड बी बाई पी। और कोई भी पॉसिबल रेशियोज हैं इस साइड्स का, बताओ। नो सर। नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये जो रेशियोज है इसके अलग अलग नाम देते हैं थीटा के टर्म में। तो इसे हम बोलते हैं कि क्या है, साइन ऑफ थीटा है, ये जो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस ऑफ थीटा है, ये जो है परपेंडिकुलर बाय बेस टेन ऑफ थीटा है, और इसका रिवर्स में 3 आ रहा है, इसे हम बोलते हैं कॉसेक थीटा, इसे बोलते हैं सेक थीटा, और इसे बोलते हैं हम लोग कॉट ऑफ थीटा। तो ये जो है हमारे 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बाकी इन्हीं के ऊपर सारा कहानी चलता है। अब जैसे कि यहाँ पे हम p बाई एच ये सब देख रहे हैं, तो उसके साइन में चेंजेस होंगे। ठीक है, तो साइन हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये पॉइंट्स जो हैं किस कोऑर्डिनेट्स में पड़ रहे हैं वहां से साइन कन्वेंशन आ जाएगा हमारा, तो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, इसके कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, वो सब तो याद होगा, याद है।
इसको रनिंग पानी होता है। ये हम कुछ स्टैंडर्ड यानी 0 से 90 डिग्री तक के जो वैल्यूज हैं उससे हम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम साइन थीटा का वैल्यू लिख रहे हैं। यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे, यहाँ पे टेन थीटा लिखेंगे। सर ये सब पता है। पता है सब हाँ सबको? सर। सब बोल नहीं रहा है। यस सर पता यस सर। ये सब पता है, लास्ट ईयर पढ़े थे। हाँ तो बोलते जाओ क्या क्या होगा, फटाफट जल्दी जल्दी सब खत्म करें। है। साइन सर जीरो, साइन 0 0 0 1/2 1/2 30 1/2 1/2 1/√2 1/2 1 by root 2 √3/2 root हाँ 3 root 3 by 2 1 1। 1 अब उल्टा लिख देना है। √3/2 उल्टा लिख देना है। ठीक है, और इसका रेशियो दोनों का कर लेना है। 0 1 by √3 1 by root 3 1 √3 1 root 3 not defined। ठीक है, ऐसे ही cos सेक सेक और कॉट का लिख सकते हो। रेसिप्रोकल कर देंगे ठीक है। आगे पीछे में। अब यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट टू, एक चीज ये नोट करके ये याद रखना है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये ट्रायंगल याद रखना है। ठीक है, कभी भी साइड्स के रेशियो 5 3 4 रहे तो ये एंगल θ1 बोल रहे हैं, ये एंगल θ2 बोल रहे हैं, तो θ1 जो होगा ये हमारा क्या होगा 37 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, एंड θ2 जो है 53 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान दो कि साइन थीटा अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे 3/5। कॉस θ1 अगर लिखना हो तो यानी कि 4 by साइन 5 37 डिग्री कॉस 37 डिग्री 4/5, साइन 53 डिग्री 4/5, कॉस 53 डिग्री 3/5। यानी कि ट्रायंगल याद रखना है, ये एंगल याद रखो तो कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल 37 और 53 के लिए याद रहेगा। क्लियर है? नहीं, छोटा एंगल के सामने का साइड छोटा है, बड़े एंगल के सामने का साइड बड़ा है, 3 4 5 के रेशियोज में है। 37 के डिग्री के सामने 3 है, 53 के सामने 4 है, याद रहेगा। अब यहाँ पे हमने 90 तक के वैल्यू सब याद करे हुए हैं, लेकिन अगर हमें बोल दिया जाए, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि साइन ऑफ 120 डिग्री बताओ, कैसे बताओगे? सर साइन 2 into 90 plus 30 साइन 2 into 2 90 into plus 30 so ये which is तो equals to third quadrant। हाँ, तो 2 into 90 180 210 हो जा रहा है, सिर्फ 90 प्लस 13 लिखेंगे। oh नहीं ये सर 90 plus 30 सॉरी सर। हाँ, 90 प्लस 30 को क्या कर सकते हैं? सर sin 30 which is equals sin to sin 90 30। plus sin 30 ये साइन 90 प्लस 30 होगा? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, बस दो रूल है उससे हम याद रखेंगे। बाकी मैथ्स में तुम 10th क्लास में हजारों रूल पढ़े होंगे, कम से कम 10-12 पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे, ये साइन सर पाई माइनस थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे। बहुत सारे फॉर्मूले थे, हमको भी याद। यहाँ पे हम सिर्फ दो रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, रूल नंबर 1, अदर देन 90 डिग्री, यानी कि 90 से अगर ज्यादा है तो उसके लिए अगर हमारा स्टेप 1 है कि हमें सबसे पहले तो क्वाड्रेंट रूल्स स्टेप वाइज लिख देते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में है वो चीज आइडेंटिफाई कर लेना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट सबको पता है। स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 साइन क्या होगा आइडेंटिफाई करना है, फाई साइन। साइन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे,
तो उसके लिए एक ट्रिक है, ये हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यही करते हैं हम लोग। फर्स्ट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन जो रहेगा ये साइन या कोसाइन वो पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में tan थीटा या फिर cot थीटा ये जो रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा, और फोर्थ में cos जो रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे वैल्यूज नेगेटिव रहेंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं ASTC रूल। ठीक है, ASTC रूल, A जो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, S सेकेंड क्वाड्रेंट को, T थर्ड क्वाड्रेंट को और C फोर्थ क्वाड्रेंट को। A यानी कि ऑल पॉजिटिव, S मतलब साइन पॉजिटिव, T मतलब tan पॉजिटिव एंड C मतलब cos पॉजिटिव। अब tan पॉजिटिव है तो cot ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव है तो cosec ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम जानते हैं cosec जो होता है 1/sin होता है, ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, याद रहेगा। इसको याद रखने का ट्रिक है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, सीक्वेंस अगर ना भूल जाओ तो इसलिए ये चीज याद रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ASTC रूल। इतना बात में किसी को दिक्कत तो बोलो। हेलो, हाँ या ना तो बोलो। नहीं सर। नहीं सर। अब हमें स्टेप 3 आते हैं, स्टेप 3। ठीक है, अब हमें एंगल देखना है। ठीक है, इफ एंगल, जो हम एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस थीटा अगर रहा। ठीक है, n पाई कहने का मतलब ये रहा, यानी कि मैं दिख रहा है n कैन बी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो जाए, यानी कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि n जो है इंटीजर है। ठीक है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी रहे, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा रहेगा, तो इसे लिखेंगे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन of theta and sine will be decided by ASTC rule। ठीक है, सर ये पीडीएफ ग्रुप में भेजिएगा ना। हाँ पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इफ एंगल इस फॉर्मेट में रहा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ दिस एंगल विल बी इक्वल टू ये। इसे हम एग्जांपल से समझाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कितना वर्ड में लिखा हुआ है इससे भी। जैसे हम बोल रहे हैं कि साइन ऑफ 120 डिग्री है। ठीक है, तो 120 को क्या हम लिख सकते हैं, साइन, यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑफ पाई, पाई क्या है 180 डिग्री, तो हम इसे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं क्या, बोलो। यस सर। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसा दिख जाए कि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे एक ही बार 180 है, हो सकता है 360 720 कुछ भी रहे, यहाँ पे अगर मल्टीपल ऑफ पाई है यानी कि n पाई है, यहाँ प्लस माइनस 60 है, तो इस वाले टर्म को देखना है। अगर यहाँ पे n पाई का मल्टीपल है तो यहाँ पे साइन जो है साइन ही रहेगा, यहाँ जो एंगल 60 है वो 60 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे इस जगह पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे वो इस रूल से पता चलेगा। तो 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड में आता है। सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पॉजिटिव।
यानी कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू साइन 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा, जिसे हम लिख सकते हैं कितना, √3/2। इतना बात क्लियर है? सर समझ में नहीं आया ये वाला चीज। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। कॉस ऑफ मान लेते हैं 225 डिग्री हमें पूछा जा रहा है, किसका वैल्यू बताओ। क्लियर है? यस सर। अब 225 को पाई के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो? कॉस ऑफ पाई प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं क्या? पाई यानी 180 डिग्री है। Yes, sir. यस सर। यहाँ पे हमें ये रूल कहता है कि जब n पाई के टर्म में हो, यहाँ पे 1 पाई है, खैर यहाँ पे पाई है, तो ये जो है साइन, ये जो कॉस है ऊपर क्या लिखा है उसको भूल जाओ, यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो बस ध्यान रखो। ये जो कॉस है ये यहाँ पे कॉस ही रहेगा, साथ में जो छोटा एंगल 90 डिग्री से हो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये वाला एंगल जो 225 है किस क्वाड्रेंट में पड़ता है? यहाँ पे 0 डिग्री आता है, ये 290 डिग्री आएगा, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, तो इधर ही रहेगा 225। यहाँ से अगर हम मेजर कर रहे हैं तो क्लियर है? तो ये 225 डिग्री हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो ये हमें थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि कॉस फोर्थ में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम साइन क्या लेंगे, माइनस। बात समझ आया? यानी कि -1/√2 हमारा आंसर होगा। ओके सर, थैंक यू सर। समझ आया? यस सर। ठीक है, ये इसका पहला था, स्टेप 3 का ये ए। एक ये याद रखना है। तो ऊपर स्टेटमेंट क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस क्या कर रहे हैं ये बात अगर तुम समझ गए तो क्लियर है। हम वो स्टेटमेंट लिखाते भी नहीं है, जल्दी लिख दिए। बी, हो सकता है कि एंगल जो हो हमारा यहाँ पे 2n + 1 π/2 ± थीटा के टर्म में हो। यहाँ पे ये लिखने का मतलब सिर्फ इतना है, ये वाला चीज कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि इवन रहेगा तो क्या वो पाई का मल्टीपल हो जाएगा, नीचे 2 कट जाएगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। इंटीजर, ठीक है। बस अगर ऐसा दिख जाए तो हम यहाँ पे रूल लिख दें क्या, कि डायरेक्ट इक्वेशन एग्जांपल लेके समझाएं? चलो लिख देते हैं। ट्रिगो फंक्शन, यहाँ पे अगर ये एंगल रहा 2n + 1 π/2 + थीटा, तो यहाँ पे π/2 है तो ट्रिगो फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, ट्रिगो फंक्शन आ जाएगा। और इसका एंगल जो रहेगा यहाँ पे थीटा लिखेंगे, एंड साइन इज बाई ASTC रूल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है। एग्जांपल ले रहे हैं साइन ऑफ 120 डिग्री, जो हम ऊपर एग्जांपल लिए वही ले रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑफ π/2 यानी 90 के टर्म में रखना है, तो हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन π/2 + 30 डिग्री, 90 + 30 120 लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना बोलो। Yes, sir. यस सर। तो
यहाँ पे और पिछले में अंतर क्या था, तो इस एंगल का था। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, π/2, π/2 दिख रहा है, तो ये जो साइन रहेगा ये साइन कॉस में बदल जाएगा, और यहाँ जो एंगल जो भी है 90 डिग्री से कम वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारा डिसाइड करना है कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, साइन की किस क्वाड्रेंट में ये 120 जाता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। 120 डिग्री किस में आएगा, इसी में आएगा। और इसमें सेकंड में साइन जो होता है ये पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे साइन क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। यानी कि cos 30 डिग्री हमें मिलेगा √3/2। ठीक है, ऊपर वाले में भी हम लोग अगर फाइंड करे थे तो यहाँ पे √3/2 ही मिला है। बात समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा भेजा में घुस रहा है। हाँ सर। ठीक, सेकेंड हम ऊपर वाला एग्जांपल ले रहे हैं 225 डिग्री। इसे हम 90 के मल्टीपल में कैसे लिख सकते हैं बताओ। 3π/2, 270 - 45 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। यस सर। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये π/2 का ऑड मल्टीपल है। हम तो यहाँ पे कॉस जो होगा वो साइन में बदल जाएगा। ठीक है, और ये जो एंगल है 45, ये 45 डिग्री रहेगा। अब यहाँ साइन क्या आएगा, तो ये हमें ये एंगल बताएगा कि किस क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे साइन आएगा माइनस। यहाँ पे हम -1/√2 लिखेंगे। क्लियर है। यस सर। साइन जो होगा वो किस में आएगा, कॉस में या साइन में। टेन जो होगा बोलो, 10 किस में बदल जाएगा, कॉट में। कॉट में हो जाएगा, और कॉसेक सेक में। मोस्टली हमारा इसी से काम चल जाएगा, क्योंकि हमें उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देते हैं, फटाफट आंसर बताओ ताकि हमको समझ में आ जाए कि तुम्हें भी समझ में आ रहा है। इवेलुएट सॉरी, कोई सा भी चीज यूज कर सकते हो जो तुमको तो सुविधाजनक पहला लगे। वाला का -√3/2। यस सर, -3/2। -√3/2 ना। -√3/2। यस यस सर। सर, √3। पाई प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। पाई है तो कॉस का कॉस रहेगा, कॉस 30 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो -√3/2। ठीक है, सेकेंड सो 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे 10 30 डिग्री ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ पे 1/√3। थर्ड पाई -45 भी लिख सकते हैं। आएगा क्या बोलो। यस सर, आगे। ठीक है, एक लो
साइन ऑफ 805, इसका बताओ। ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू आ रहा है क्या? एक मिनट, 65, 765 का निकालो। आ गया? इसको इतना लिख सकते हैं क्या? बोलो। 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी कि 4 पाई प्लस 45। Yes, sir. तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ पाई है तो साइन का साइन आएगा और ये 45 डिग्री आएगा। अब ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये बता सकते हो? तो यहाँ पे क्वाड्रेंट चेक करने के लिए ध्यान से देखो, यहाँ से चले 2 पाई आएंगे, फिर यहाँ से Yes, चले sir. 4 पाई आके यहाँ पे आए हैं, तब यही एंगल मिलेगा हमें। तो यहाँ पे हम किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा ही पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ वैल्यू क्या लिखेंगे? पॉजिटिव, यानी कि 1/√2 वैल्यू मिलेगा। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे सम आइडेंटिटीज जिसे तुम लोग क्लास 10th में प्रूफ भी करे होगे, जिसे ध्यान रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 6 square theta. सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, Cosec square theta. cos square theta कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सारी चीजें वैल्यू याद है? Yes, sir. ठीक है। सेकंड, साइन ए प्लस बी क्या लिखते हैं हम लोग? तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस साइन कॉस ए ए साइन बी। बी कॉस बी, यही लिखते हैं। यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस आ जाता है। ठीक है। कॉस ए प्लस बी क्या लिखते हैं? तो उसका उल्टा तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी। अगर बीच में यहाँ पे माइनस की जगह यहाँ पे अगर हम प्लस कर दे तो यहाँ पे प्लस आ जाता है कि माइनस? नहीं, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाता है, उल्टा Yes, sir. रहता है। ठीक है। tan ऑफ ए प्लस बी, ये वैसे जरूरत नहीं पड़ता है फिजिक्स पढ़ना। तो ये tan a tan प्लस ए tan b प्लस by 1 minus tan a tan b। tan ए tan बी। ठीक है, साइन चेंज करते हैं तो यहाँ भी ऊपर नीचे साइन चेंज हो जाता है। ठीक है। थर्ड, ये वाला चीज हमेशा याद रखना क्योंकि ये हमें बहुत ही जरूरत होगा। साइन 2 थीटा बराबर क्या लिखते हैं? बोलो। तो नहीं पता। लिखते हैं? ये नहीं पता है। यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन ए प्लस बी में ए और बी दोनों थीटा होता है तो ये साइन 2 थीटा हो जाता है इस वाले फॉर्मूला में। ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमें क्या मिलता? 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाता। यस सर। ठीक है, तो इसे याद रखना है। cos 2 थीटा वैसे ही ऊपर वाले में पुट करोगे तो ये हमें मिलता है cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, इस चीज को और हम लोग चेंज कर लें तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीनों में से जो भी फॉर्मूला यूज करना हो, ये दोनों चीज हम लोग बहुत यूज करते हैं, इसलिए इसे रट्टा मार लेना है। ऊपर वाला ये तो सबको याद होगा और इसमें से ये दोनों चीज।
ठीक है, मॉड्यूल मिल गया इसका? नो सर क्या मॉड्यूल? बुकलेट, यस है इसका है। तो उसमें होमवर्क लिख देते हैं। सर मॉड्यूल क्या है सर? वही बुकलेट नहीं मिला है, इसे होमवर्क जो देते हैं जिसमें से। ठीक है, नहीं मिला होगा तो मिल जाएगा। ठीक है, सर भेज बुकलेट। दिए ग्रुप पे। अच्छा ठीक है, जिसको नहीं मिला होगा शायद नहीं देखा हो, मिल जाएगा। इसमें फंक्शन से क्वेश्चन नंबर 1 to 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 15 सॉल्व करना है। जिसपे स्टार लगा हुआ है शायद मोर देन वन ऑप्शन है, इसे कर लेना सॉल्व। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, सबको थैंक यू मेरे तरफ से भी पढ़ने के लिए। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ओके सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। डे तो बीत थैंक यू गया। सर। थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू टू ऑल।